आप तैयारी तो कर रहे हो बट सही डायरेक्शन से, सही एम से तैयारी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब कितने सेक्शन को कितना टाइम आपने देना चाहिए, यह अनुमान लगाना छोड़ दो कि पेपर में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। आपको हर चीज करनी है तो आप लगभग 50 मिनट का टाइम दे दो। 45 to 50 मिनट्स इट्स मोर देन इनफ। प्लीज उसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह भी गए हैं तो उसे रुक जाओ और आप आपके दूसरे पार्ट पे जाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया हो, मजे में और जबरदस्त तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है। और आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, कुछ और ऐड करने के लिए मैं फटाक से एक 15 मिनट का लेक्चर लेके आया आपके लिए, जिसके अंदर हम फटाक से वापस एक बार आपका पेपर पैटर्न देख लेंगे। क्योंकि देखो, आप तैयारी तो कर रहे हो बट सही डायरेक्शन से, सही एम से तैयारी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पता ही है बट वापस एक बार बता दूं पेपर पैटर्न क्या रहेगा। उसके बाद ये पेपर पैटर्न के हिसाब से आपका आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पेपर ऑफ पीएम। क्योंकि यहां पे सॉल्व करते करते कभी कभी आप अपने टाइम का ध्यान ही छोड़ देते हो। ओके, तो यहां पे हम कुछ टाइम मैनेजमेंट स्किल देखेंगे कि कब कितने सेक्शन को कितना टाइम आपने देना चाहिए। और उसके बाद हम सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आज का जो डिस्कशन रहेगा, ये ऊपर का आपका 2 मिनट लगेगा हार्डली। उसके बाद हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जाएंगे, जो की रहेगी आपकी एग्जामिनर रिपोर्ट। और वो आप कैसे पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे, क्या रीजन है, कैसे हेल्प करेगा और हमें कैसे हमारी तैयारी में चार चांद लगाने हेल्प करेगा, ये हम देखते हैं। सी गाइस, प्लीज कोई भी चीज को नजरअंदाज मत करो, पोर्शन के कोई भी पार्ट को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि हर पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू नेवर नो कौन सा पार्ट आपको 48 से 50 लेकर चले जाएगा। ओके, जस्ट इमेजिन ना गाइस, एक क्वेश्चन का एक पार्ट भी अगर आपने गलत किया तो आप यहां से यहां आ सकते हो, या सही किया तो यहां से यहां आ सकते हो। तो सबसे पहली बात, प्लीज ये अनुमान लगाना छोड़ दो कि पेपर में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। आपको हर चीज करनी है। और फिर उसके बाद मैं आपको एक इन शॉर्ट लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा। बट प्लीज वो भी चीज याद रखना कि आप अगर हर चीज 5 बार कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक 6 बार कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जा रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी प्रोफेशनल पेपर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी चीज का, कोई भी पार्ट का कुछ भी चीज ना छोड़े। बिकॉज यू नेवर नो कहां से क्वेश्चन आपको आ जाएगा और कितने मार्क्स के ऊपर वो क्वेश्चन पर्टिकुलर पार्ट पूछ लिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। जैसे आपको पेपर पैटर्न आपका पता ही है दोस्तों, कि सबसे पहले आपका सेक्शन ए होता है, जिसके अंदर आपके लगभग 15 एमसीक्यू रहते हैं, जो थ्रू आउट पूरे सिलेबस से रहेंगे। तो 15 क्वेश्चन लगभग आपको दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। टोटल मार्क्स आपके यहां पे टेस्ट होंगे 30 मार्क्स। ओके, सो प्लीज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जो आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की, जिसके लिए आपने बीबीबी कप्लान का पूरा एग्जाम किट खत्म किया होगा। कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी आपने और सॉल्व किए होंगे। एसीसी हब के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म किए होंगे। एग्जैक्टली उसी तरीके के ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो लगभग आपके 15 एमसीक्यू रहने वाले हैं। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे टाइम भी बता दूं तो गाइस, आपके ये पहले पार्ट को लगभग आपको मिलने चाहिए 50 मिनट्स आपने लगाना चाहिए। इसको आप लगभग 50 मिनट का टाइम दे दो। 45 to 50 मिनट्स इट्स मोर देन इनफ। प्लीज उसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह भी गए हैं तो उसे रुक जाओ और आप आपके दूसरे पार्ट पे जाओ। बट एट द सेम टाइम जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो अच्छी से करो। प्लीज एक चीज याद रखना, ऐसा मत रख लो कि हर क्वेश्चन को सर हम 1.8 मिनट ही देंगे या 2 मिनट ही देंगे, नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपका आधा टाइम इसमें ही वेस्ट हो जाएगा टाइम देखने में। ऐसा मत करो, सेक्शन वाइज टाइम दो और सेक्शन वाइज आगे बढ़ो। ओके, फिर उसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन जो है, यहाँ पे आपको 3 केस की सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। हर सिनेरियो के ऊपर आपको 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सो 5 3 15 एंड हर एक एमसीक्यू अगेन आपका 2 मार्क का रहेगा। यहाँ पे आपके आएंगे अगले 30 मार्क। अगेन इस सेक्शन को भी आप लगभग 45 to 50 मिनट दो। ओके, ये सेक्शन भी आपका कंफर्टेबली पूरा हो जाएगा। अगर आपने 45 मिनट्स भी ऑन एन एवरेज पकड़ा दोस्तों, तो हर सिनेरियो को लगभग आप 15 मिनट का टाइम दो। सिनेरियो बेस्ड चलो, 15 मिनट एक सिनेरियो को दो। ट्राई टू रैप अप फास्ट। 1-2 मिनट आगे पीछे हुआ, इट्स ओके, इट्स फाइन, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, दूसरे पार्ट की तरफ जाना। उसके बाद तीसरा जो आपका रहेगा, 2 हमारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन रहेंगे, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले, बिकॉज ये आपको लगभग 40 मार्क्स को टेस्ट करेंगे। बट प्लीज ये ध्यान रखो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें फोकस करते करते इन दोनों पे से फोकस हटाते हैं। अरे ये भी 60 मार्क्स है, एमसीक्यू है, ये तो आपके स्ट्रेंथ होने चाहिए। इसका टेंशन लेते लेते ये दोनों में भी वो प्रेशर आ जाता है। ये दोनों में प्रेशर नहीं दिखना चाहिए। ये दोनों को अपने अपने आप 45 to 50 मिनट्स अलग से दो। और जो बचा हुआ आपका पूरा टाइम रहेगा, वो तो ऑब्वियसली लगभग हमारा 100 मिनट्स का टाइम रहेगा। वो आप इन दोनों के स्टडी को लगभग 50 मिनट्स आप 80 मिनट्स का टाइम रहेगा, सॉरी। जो हमारे दोनों के स्टडी को आप लगभग वापस 45 to 40 मिनट्स आप दोनों के स्टडी को आराम से दोगे, और आराम से ये पेपर आपका खत्म हो सकता है विद इन टाइम, अगर आप सेक्शन वाइज आराम से चले तो। ओके, सो प्लीज गाइस, ये एक चीज आप याद रखना, आपके एग्जामिनेशन में गड़बड़ मत कर देना, घाई में कुछ भी आप हर क्वेश्चन को टाइम मत दो, सेक्शन को टाइम दो, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
ओके सो मैंने जैसे आपको बोला लगभग यहाँ पे 45 टू 50 मिनट लगेगी आपको, यहाँ पे 45 टू 50 मिनट लगेगे। हर केस स्टडी को आप 15 मिनट देने वाले हो, और बचे हुए जो आपके मिनट रहेंगे लगभग 80 मिनट जो आपके रहेंगे, वो आप यहाँ पे दोनों रिस्पॉन्स क्वेश्चन को दोगे, जो कि लगभग आपके 40 मिनट्स एंड 40 मिनट्स ईच हो जाते हैं। आराम से आपका पेपर यहाँ पे खत्म होगा। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, आज के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ, जहां पे मैं लेके आया हूं हमारी यहाँ पे एग्जामिनर्स रिपोर्ट। ओके ये आपके स्टडी हब पे, एसीसी हब पे सारी अवेलेबल है, पिछले 4-5 अटेम्प्ट की अवेलेबल है। लेकिन प्लीज दोस्तों ये जाके आप रफली रीड नहीं करोगे, रफली रीड करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब भी नहीं बनेगा उसका। तो आपको एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ने के पहले आपको क्या करना है, वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको पूरा सॉल्व करना है। तो इससे दो चीज होगी, एक तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा वो सॉल्व होगा, एग्जामिनेशन प्रेशर का थोड़ा फील होगा, ऐसा अलग से जाके घर में जाके कोपरे में बैठने का और अच्छी से पढ़ाई करने का और ऐसे देने का जैसे आप सच में एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि वो एग्जामिनेशन फील आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आया ना वो फील, तो फिर आप गड़बड़ा जाते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन पेपर जो आपके पिछले साल का है वो आप जाओ सॉल्व करो, उसको पूरा सॉल्व करो, आपका एज गुड एज एक मॉक टेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आके ये एग्जामिनर रिपोर्ट आप देखो, क्योंकि एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर बताता है कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चों ने क्या करना चाहिए, हमसे क्या, उनसे हमारी क्या अपेक्षा है, और उन्होंने क्या किया तो हम उनको कितने मार्क्स देंगे। तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्लेन पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। आप पहले हमेशा प्लीज याद रखो, पहले आप मॉक टेस्ट जैसे ही पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप उसका आपका आंसर जो भी है फिर आप रीचेक करोगे आपके एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए। हमारे यहाँ पे देखो एमसी क्वेश्चन तो आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो, वो तो आपका चलता ही रहता है, उसके लिए मैं ज्यादा आपको बोलूंगा नहीं, बट यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा हमारे सेक्शन सी के कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बच्चे बड़े क्वेश्चन पूछते हैं मुझे, सर ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स का क्वेश्चन बड़ा कंस्ट्रक्टिव हो जाता है सर, और हमारा डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो प्लीज सी इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये पेपर में ये पार्ट अच्छी से होगा। ओके सो ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स स्पेसिफिकली टाइम कम है आपके पास, तो पिछले 2, 3, 4, 5 जितने भी अटेम्प्ट है वो सारे अटेम्प्ट के सारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपके, उसके बाद अब आपका आंसर चेक करोगे उनके सैंपल आंसर से, और फिर अगर आपने कहीं पे मिस्टेक की है वहां पे जाके आप देखोगे उनके एग्जामिनर रिपोर्ट में कि बच्चे भी क्या मिस्टेक करते हैं, क्या आप भी वो आम बच्चों की तरह हो या आप एक्सेप्शनल हो जहां पे आपने सारा स्कोर कर दिया है। ओके तो मैं आपको लेके जाता हूं हमारे एग्जामिनेशन रिपोर्ट के ऊपर, जो की थी हमारी दिसंबर 24 की। ओके तो देखो ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आपको लेके आया हूं मैं, दिसंबर 24 की एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, एसीसी हब पे आपके लिए सारी एकदम फ्रीली अवेलेबल है, लॉग इन करो, चेक करो, पीएम पेपर के नीचे आपको मिल जाएगा। ओके नाउ सी हियर इन दिस पार्ट यू कैन सी सेक्शन ए सेक्शन बी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सी दो चीज होती है, एक होता है क्वेश्चन पेपर, एक होता है सैंपल आंसर, उसमें डिटेल में आंसर दिया जाएगा। एग्जामिनर रिपोर्ट में यहां पे सिर्फ कुछ हाईलाइट पॉइंट दिए जाएंगे जो बच्चों से अपेक्षित है। ओके नाउ ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब ये ठीक से दिख रहा होगा, यस नाउ ये इसके अंदर देखो, अब ये मैं आपको सेक्शन ए में तो नहीं लेके जा रहा हूं, आपके प्लेन एमसीक्यू है, उससे डायरेक्ट आंसर रहेगी, आप सॉल्व करके देख सकते हो। सेक्शन बी में देखो जैसे केस स्टडी दिया हुआ है, अब ये केस स्टडी के बेस, ये केस स्टडी जैसे आपको दिख रहा है ये आपके पिछले दिसंबर का, मतलब अभी के दिसंबर का ही पेपर है। ओके तो आप देखो इतना टेंशन लेने का जैसा कुछ काम नहीं है, आराम से एक एक चीज करोगे, आराम से बच्चे पास हो गए। नाउ देखो यहां पे हम देख सकते हैं कि आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगेन ये आपके 5 एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं, डायरेक्ट आंसर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इनका एमसीक्यू क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर ही रहेगा। प्रॉब्लम कहां पे आती है, मजे की बात कहां पे आती है, वो रहती है आपकी हमारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन देखो अब यहाँ पे उन्होंने देखो एक चीज और एक बताई हुई है, एक मिनट, हाँ सी यहाँ पे अभी टीपीआर के बारे में दिया हुआ है। सो अंडरस्टैंड, आपको फॉर्मूला रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला है, आपको फॉर्मूला के साथ कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट समझोगे तो आप इस तरीके से सही आंसर यहाँ पे दे पाओगे कि वो टीपीआर कब बढ़ेगा कब कम होगा। फॉर्मूला तो बच्चे बहुत रट लेते हैं, सर टीपीआर मतलब सिंपल थ्रूपुट पर मशीन आवर डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर असेंबली आवर, कॉस्ट डिवाइड बाय फैक्ट्री आवर, सर दैट्स वेरी सिंपल। सी रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला है। ओके रट्टा मारना इज नॉट आवर ओपिनियन, इट्स नॉट आवर जॉब। यहाँ पे आपको चीजें समझनी है, क्योंकि आपको भी पता है फॉर्मूला शीट आपको दी जाती है, तो समझने के लिए प्लीज समझोगे तो ऐसे आंसर आप अच्छी से कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में दे पाओगे। उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाऊं तो देखो हम आते हैं हमारे मेन सेक्शन सी के अंदर, जो कि हमारा मेन डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से कुछ लिखना रहेगा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट एमसीक्यू जैसा आंसर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था, ये एक सिचुएशन दी गई थी यहाँ पर सीएम, ये क्वेश्चन था आपका, वेट अ मिनट किस पार्ट से था ये क्वेश्चन, मैं देखता हूँ, ग्लोबल्स एंड कंपनी, हाँ ये क्वेश्चन था आपका थ्रूपुट के ऊपर, आई फील थ्रूपुट दिख रहा है मुझे तो, वेट अ मिनट,
एक मिनट, जीएसटी इंडेक्स मच डिटेल ऑफ रिकमेंडेशन, अच्छा थ्रूपुट नहीं, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन थ्रूपुट का तब आपका पिछला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो था आपका ये रिलेवेंट कॉस्टिंग से था मोस्ट प्रॉब्ली, कि कौन सा डिवीजन उन्होंने बंद करना चाहिए या कौन सा डिवीजन उन्होंने चालू रखना चाहिए, उसका था, राइट। एक मिनट, रिकमेंडेशन, यस, ये आपके रिलेवेंट कॉस्टिंग से क्वेश्चन था। रिलेवेंट कॉस्टिंग से क्वेश्चन था कि आपने, अब उन्होंने यहाँ पे आपको डिटेल कॉस्ट वगैरह दिया हुआ था और उसके बाद आपको पूछा गया था कि ये कॉस्ट के हिसाब से आप आपका आंसर दिखाओ कि कौन सा डिवीजन हमारा प्रॉफिटेबल है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका शटडाउन डिवीजन था जिसका आप रिलेवेंट कॉस्ट लेके आप कैलकुलेशन करते थे। अब देखो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे ना आपको फॉर्मेट दिया हुआ था कि आपको क्या फॉर्मेट में सॉल्व करना है क्लियरली। वो फर्स्ट थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रीडिंग द क्वेश्चन करेक्टली। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन जो कि है आपका 14 मार्क्स का, कंप्लीट द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड फॉर जीएससी फॉर द ईयर एंडिंग 31 December, शो द रेवेन्यू एंड कॉस्ट फॉर ईच क्लिनिक एज मच डिटेल एज पॉसिबल। सो उन्होंने क्वेश्चन में आपको क्लियर सी, क्वेश्चन को आप ऐसा मत लो जो आपको समझना है, जो आपको आता है, क्वेश्चन को ऐसा समझो जो एग्जामिनर पूछना चाहता है। तो एग्जामिनर ने आपको क्लियरली बोला वो आपसे क्या अपेक्षा रख रहा है, आपसे वो ये अपेक्षा रख रहा है कि आप इसका जो रेवेन्यू है और जो कॉस्ट होने वाली है, जो भी हमारे हर एक क्लिनिक है, जो भी हमारा हर एक डिपार्टमेंट है, उनसे जो भी हमें रेवेन्यू आने वाला है और उसकी जो भी कॉस्ट रहेगी, जैसे सैलरी रहेगा, रेंट रहेगा, ओवरहेड रहेगा, जो भी कॉस्ट रहेगा, वो हर एक अलग अलग लाइन में दो। बिकॉज एज मच डिटेल, मतलब हर एक, अगर कहीं पे 10 रुपया भी बढ़ रहा है तो उसका भी डिटेल दो, मतलब डिटेल दो, मतलब उसका अलग से लाइन बनाओ, लाइन बनाओगे तो ऑटोमेटिक डिटेल मिल जाएगा। ओके तो यहां पे उन्होंने क्लियर एज मच पॉसिबल रिकमेंड विच क्लिनिक शुड बी शट डाउन। तो पहले उनको पूरा रेवेन्यू दो, पूरा कॉस्ट दो, नीचे उनको बताओ कंट्रीब्यूशन क्या है, और फिर उनको बता दो कि भैया कौन सा क्लिनिक है जो लॉस में चल रहा है या हमने बंद कर देना चाहिए। ओके सो सी देयर स्पेसिफिक फोकस हियर इज ऑन द डिटेल। और देखो एग्जामिनर रिपोर्ट में उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है, द क्वेश्चन requirement specifically state that revenue should be shown in as much as detail as possible and similarly cost should be shown in as much detail as possible। तो कॉस्ट और रेवेन्यू की हर आइटम की अलग अलग लाइन बनाओ। जो आपकी एक्सेल शीट है उसके अंदर रेवेन्यू कितना है, सेल्स का कितना है, उस चीज का कितना है, XYZ से कितना है, हर एक आइटम की अलग अलग लाइन बताओ, क्योंकि उन्होंने क्लियरली आपको वैसे मार्क्स भी देने वाले वो। तो उन्होंने अपने सैंपल आंसर में क्लियर लिखा होगा, भैया सैलरी लिखा है करेक्ट आया 1 मार्क दो, भैया रेंट लिखा है करेक्ट आया 1 मार्क दो। उन्होंने वैसा आपके यहाँ पे लिखा भी होगा, तो प्लीज वैसे ही आप भी उनको डिस्प्ले करो। आप बताओ ना उनको कि भैया हमें आता है जो जो आपने पूछा है, डायरेक्ट शॉर्टकट में मत लिखो। क्यों करना है आपको शॉर्टकट, ऐसे तो बड़े बड़े आंसर लिख के आते हो आप एग्जाम में। द प्रोफॉर्मा सजेस्टेड इन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली स्टेट्स कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो हमारा डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव है, जिसके ऊपर से हम शटडाउन या क्लोज या कंटिन्यू बोलेंगे। एंड रिकमेंड देम एट द एंड। बच्चे क्या करते हैं पता है, बहुत सी बार जोश जोश में ये तो सब कर लेते हैं, पर टाइम के गड़बड़ में मेन काम ही भूल जाते हैं। उन्होंने मेन काम आपको पूछा है, भैया रिकमेंड करो, रिकमेंडेशन के आपको अलग मार्क्स दिए जाएंगे, तो रिकमेंड करो उनको क्या करना चाहिए, कौन सा रखना है नहीं रखना है, या सब बंद कर देना है। ओके प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक विद रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, सॉल्व करने के बाद वापस बीच में एक बार जाके पढ़ो, क्योंकि क्या क्या होता है कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं, हम खुद के हिसाब से सॉल्व करना चालू कर देते हैं। उसके बाद और देखो अगेन इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि जो स्प्रेडशीट्स है प्लीज यूज दिस। आप ACCA प्लेटफॉर्म पे वापस जाके ये स्प्रेडशीट से रोज यूज करो। आप जब कभी भी कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, पिछले साल के पेपर सॉल्व कर रहे हो, यूज दिस स्प्रेडशीट, ताकि आप उससे यूज टू रहो, क्योंकि आपको उसमें तो आपका आंसर एट द एंड दिखाना है। उसके बाद सी एंड देन व्हाट दे हैव सीन, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव सेड हियर। उन्होंने ये बोला है दोस्तों कि यहां पे जब आप आंसर लिख रहे हो तो जो सैलरी कॉस्ट है उसके अंदर कोई इन्फ्लेशन ऐड कर रहे हो, 2-3 डिवीजन के लिए लिख रहे हो, तो आप एक अलग से वर्किंग नोट बना दो ना। क्यों, देखो क्या होता है ना, अगर स्प्रेडशीट का एक सेल है, इसके अंदर मैं एक ही फॉर्मूला लगाऊं, समझो 56,000 की सैलरी है इंटू 2 यूनिट्स इंटू 10%, इंटू 110%, अगर 10% से ऊपर जा रही है, इंटू से 12 मंथ्स, ये एक ही फॉर्मूला लगाऊं, और इसमें से अगर ये एक भी चीज मेरी गलत हो जाती है तो उनको तो पूरा सेल का आंसर दिखने वाला है, वो बोलेंगे 0 मार्क, आंसर गलत 0 मार्क। तो आप प्लीज एक चीज याद रखो, अलग अलग वर्किंग नोट बना दो और वर्किंग नोट का रेफरेंस दो। सिंपल करो ना, यहां पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, ओके, फिर यहां पे लिख दो सैलरी कैलकुलेशन, पहले मंथ्स 12, फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्रीमाइसेस से 2 से इन्फ्लेशन 10%, एंड देन कैलकुलेट करो। तो उनको पता चलेगा कि आपने अलग अलग चीजें को सबको ध्यान में लिया है। इसका डायरेक्ट आंसर दोगे, आंसर गलत आया, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका रेफरेंस दिया कि आपने ये आंसर कैसे लेके आया। इसमें क्या अच्छी बात है पता आपको, एक आधी चीज आपने यहाँ पे गलत कर दी तो भी टेंशन नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि बचे हुए चीज को वो राइट मार्क्स दे देंगे।
और समझो आपने इन्फ्लेशन 10 की जगह गलती से 12 ले लिया, ये छोड़ देंगे, बच्चे में 2 चीज को आपको करेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे। सो प्लीज जितनी वर्किंग नोट हो सकती है उतनी वर्किंग नोट बनाओ, ओके ताकि आपको वर्किंग नोट को, अगर पूरा आंसर को बाई चांस मार्क्स नहीं मिला तो जैसे हमें स्टेप वाइज मार्क्स मिलता है ना, वैसा स्टेप वाइज मिलने के लिए उनके लिए जगह छोड़ो। रिटन पेपर में तो क्या हम करते हैं, जगह हम लिखते हैं पूरा, आपके यहाँ पे सेल के फॉर्मूला में मे भी वो नहीं दिखेगा, तो आप स्टेप वाइज उनको करके दिखाओ, 1-1.5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन मार्क्स आपको कंफर्म मिलेंगे। ओके सो दैट्स स्पेसिफिकली दे हैव सेड दिस कि ये करो बच्चों, प्लीज गड़बड़ मत करो। द करेक्ट अप्रोच वुड बी टू शट डाउन द क्लिनिक। हाँ फिर आप बता दो कि जहां पे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है वो आप शट डाउन कर दो, बिकॉज दैट इज नॉट सस्टेनेबल। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने यहाँ पे पूछा है वो बोला है यहाँ पे कि डिस्कस। ना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब वर्ड आपको आ रहा है डिस्कस तो उनके साथ डिस्कस करो, बुलेट पॉइंट में आंसर मत दो। देखो उन्होंने क्लियरली बोला है रिक्वायरमेंट इज आस्किंग फॉर डिस्कशन एंड देयरफॉर फुल रिस्पॉन्स शुड बी गिवन रादर देन बुलेट पॉइंट। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्यों दुनिया भर का ज्ञान ले रहे हो आप जब आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, एग्जाम में लिखना कैसा है। वर्ड आया है डिस्कस तो डिस्कस विद देम इन डिटेल। इन डिटेल मतलब एक आध दो तीन चार लाइन में कि क्या क्या चीजें हैं वहां पर। बुलेट पॉइंट मत लिख कर आओ हर जगह शॉर्ट नोट नहीं लिखनी है आपको। इफ दे आस्क यू राइट इन ब्रीफ पॉइंट्स देन डू बुलेट पॉइंट्स। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने डिस्कस, तो यहाँ पे उनके साथ डिस्कस करो कि और कौन से फैक्टर है जो हमने ध्यान देने चाहिए शट डाउन करने के पहले। जैसे कि कुछ पेनाल्टी आपको लग रही है, मशीनरी का कुछ कॉस्ट होगा, रेंटल कुछ आपकी कुछ कमिटेड कॉस्ट होगी उसके अलावा, या फिर आपको जो आपके एम्प्लॉयज को निकालने के बाद जो कुछ लॉस कॉस्ट लग जाती है, ये सब उनको बताओ आप और ये डिस्कस करो। सिर्फ बुलेट पॉइंट में मत लिखो दैट दिस कुड बी दैट वे इन दैट से the cost of the employees leaving the employee can be and again a penalty, you may have to give them an extra remuneration for the living period and so on। ये सारा अच्छी से उनको डिस्कस करके उनको बताओ। बुलेट पॉइंट्स लगा हुआ आपको इनफ मार्क्स नहीं देगा जितना आपको एक्सपेक्टेड है, ओके बिकॉज द वर्ड देयर इटसेल्फ इज यूज्ड डिस्कस्ड। नाउ 6 मार्क दिया तो एटलीस्ट आप 3 से 4 पॉइंट आराम से उनसे डिस्कस करोगे, 3 पॉइंट तब आपको बात आएगी। दूसरा जो केस स्टडी क्वेश्चन था यहाँ पर, उसमें देखो आपको पहले यहाँ पे पूछा गया है कि आपका कैलकुलेट, यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 1, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2 एंड करंट रेशियो फॉर बोथ द कंपनीज। मतलब देखो इसको 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क क्लियरली समझ आ रहा है, तो हर दोनों कंपनी को करना है तो 1-1 मार्क 1-1 मार्क 1-1 मार्क 6 मार्क हुए। एंड बाद में उन्होंने बोला कमेंट ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस, ये भी करना मत भूल जाना। लोग बच्चे उन्होंने लिखा है, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, सॉल्व करेक्ट किया है, फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद है बच्चों को, लेकिन वो याद नहीं कि भाई करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, इसके बाद क्या बेटर है, वो आपको कमेंट करना है क्योंकि उसको भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और एक अमेजिंग बात बताऊं, आपने ऊपर के सब गलत कर दिए पर गलती से आपका कमेंट सही निकल गया तो कमेंट का मार्क्स मिल जाएगा आपको, क्योंकि कमेंट को उन्होंने अलग से मार्क्स दिया हुआ है ना। आपने बोल दिया कि भैया द यूरी इज गुड देन लक्स बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, गलती से वो सही निकल गया तो उसका मार्क्स भी आपको मिल जाएगा। सो प्लीज आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ओके। उसके बाद देखो आगे और यहाँ पे बताया हुआ है कॉमन मिस्टेक वॉज, हाँ एक चीज, एक कॉमन मिस्टेक उन्होंने यहाँ पे बताई है कि बच्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं। अरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम नहीं लेते हैं आरओसी के लिए, हम लेते हैं आपका पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं। तो देखो कॉमन मिस्टेक जो आप बच्चे करते हैं, जो आप करने वाले हो पेपर में जाके, वो भी यहाँ पे दी हुई है, कितना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। एंड सी यही बताया कि बच्चों ने सॉल्व किया बट जो कमेंट करना था वही गड़बड़ कर दिए। कमेंट सही से करना चाहिए आपने कि एग्जैक्टली क्या आंसर में रिक्वायर्ड है। ये वो आपका 7 मार्क का। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछा था उन्होंने, कैलकुलेट द आरओआई ऑफ बोथ रिसोर्ट्स एंड मैनेजर एंड इफ एनी विल रिसीव बोनस। और उन्होंने कुछ बोनस का फैक्टर बोला था कि अगर बोनस 22% से ऊपर, अगर आपका आरओआई 22% के ऊपर है तो आपको बोनस मिलेगा। देखो सिर्फ एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ के मतलब नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मुझे आपको पूरा ज्ञान देना पड़ रहा है पीछे का भी। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सैंपल आंसर से मार्क्स देने हैं और फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट पढ़नी है। आपको 3-4 घंटे जाएगा बट आपका काम अमेजिंग होगा। अब ये देखो आरओआई, इन्होंने बोला 22% के ऊपर गए तो उनको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्लियरली आपको देना है कि आपके दोनों बच्चों का दोनों डिपार्टमेंट का आरओआई कितना है। दोनों का कम था आरओआई, दोनों को भी कहीं पे भी बोनस नहीं मिलने वाला था। जो बच्चों ने सिर्फ आरओआई कैलकुलेट करके छोड़ दिया उनको आधे मार्क्स मिले, पर जो बच्चों ने कमेंट किया उनको पूरे मार्क्स मिले। जो बच्चों ने आरओआई गलत कैलकुलेट कर दिया लेकिन कमेंट कर दिया कि भाई बोनस नहीं मिलने वाला है, उनको भी मार्क्स मिले। तो हर मार्क्स डिवाइड हो रहे हैं, आपने जो पार्ट सही किया आपको वो मार्क्स मिलेंगे, जो पार्ट आपने सही नहीं किया वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ओके। दैट्स व्हाट इज सेड हियर। उसके बाद अगेन आरओआई इज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी आप लोगे, आप आपका ये नहीं लोगे, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लोगे। दूसरा एक और एक मैं आपको बताता हूं, एक और एक हम जाते हैं, ये आपके 24 जून का पेपर आपका, ओके। अब ये जून के पेपर में आपको डायरेक्ट सेक्शन सी में लेके जाता हूं मैं, आप ये सब आराम से देखने वाले हो, ओके।
मैं आपको सेक्शन सी के एक इंपॉर्टेंट पार्ट में लेके जा रहा हूं। यहाँ पे भी सी, यहाँ पे उन्होंने बताया, देखो उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है कि आप पहला क्वेश्चन 20 मार्क में पहले 5 मार्क दिया है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करो फॉर क्वार्टरली डेटा टू कैलकुलेट हिज एक्सपेक्टेड स्टाफ डेज एंड राउंड ऑफ योर आंसर। तो एक्सपेक्टेड स्टाफ डेज आप सही से करो। रिग्रेशन एनालिसिस से आपको प्रॉफिट दिया जाता है, आपको मैं फॉर्मूला शीट दिखाऊंगा जो आपके वापस इसी यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको एग्जाम में भी मिलता है, वो देखो। उसके बाद फोरकास्ट करो, स्टाफ कॉस्ट, जो ग्रॉस प्रॉफिट वो भी करेक्ट करो, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो। ओके, अगेन एवरीथिंग इज मेंशन्ड वेरी क्लियरली, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना था। Now see here, briefly discuss the limitation of regression analysis. Now see, briefly discuss. Again, the point is here, discuss. Please बुलेट पॉइंट लिख के मत छोड़ दो, डिस्कस करो उनके साथ में। एक आधी चीज कम करो लेकिन डिस्कस करो। बुलेट पॉइंट लिख के छोड़ोगे आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे, या आधे भी मिलेंगे, गारंटी नहीं है। Okay, so briefly discuss with them that what things are there, what are the limitation of your regression analysis, क्यों है, क्या है, कैसे है, and always remember one thing, आपको जो भी सिनारियो दिया है उससे रिलेट करो। आपका ज्ञान मत डालो सिर्फ वहां पे जो आप बाहर से पढ़कर आए हो, आपका ज्ञान आपको सिनारियो के हिसाब से देना है। तो आपके जो भी लिमिटेशंस है रिग्रेशन के, आपके सिनारियो के हिसाब से वो कब कब क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है, वो उनको क्लियरली मेंशन करो। बिकॉज सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट कोई आपका रटा मारने वाला क्वेश्चन नहीं। लिमिटेशन लिख दो भैया, 4 लिमिटेशन हम तो याद करके आए, नहीं। ये लिमिटेशन आपको सिनारियो बेस्ड अटेंड करना है। तो सिनारियो में क्या है आपको वो हिसाब से बताना है। Okay, then there are discuss 3 factors that board should consider deciding whether to increase the hourly rate from 11 to 11.75. So discuss 3 factors, clearly discuss again. Do not give bullet points, and discussion with in reference to your scenario. Okay, now see here they have clearly mentioned again one more thing कि कंपटीशन कैसी है, फिजिकल डिमांड कैसी है। आपको ना प्री सिनेरियो में थोड़ा पीछे बैकग्राउंड भी बनाते हैं, वो बैकग्राउंड इसलिए बनाते हैं ताकि आप आपके आंसर में उसको सही से क्लिक कर पाओ। ओके, और वो आपके आंसर में यूज करो। दैट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड बाय देम। एक अगला क्वेश्चन आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में उन्होंने देखो यहाँ पे प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने बोली है। नाउ व्हाट दे हैव सेड दैट, यू हैव सेड दैट प्रिपेयर अ प्रॉफिट स्टेटमेंट और ईच ऑफ द डिवीजन एज अ होल अंडर करंट। नाउ प्रिपेयर अ प्रॉफिट स्टेटमेंट, आपको सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं बोला है जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला है। प्रॉफिट स्टेटमेंट शुड बी प्रॉपरली प्रेजेंटेड एज वेल, कि ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, बाकी क्या आएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन को भी यहाँ पे मार्क्स रहेंगे बिकॉज देयर इज एन प्रॉफिट स्टेटमेंट। सो प्रॉपरली प्रेजेंट करो, हर चीज को हर पॉइंट में लिखो, वर्किंग नोट्स को वर्किंग नोट की जगह पे लिखो, और क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन को भी आपका मार्क्स रहेगा। उनको सिर्फ डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं बोला, अगर डायरेक्ट प्रॉफिट चाहिए होता तो डायरेक्ट बोल देते थे वो, और आपको 6 मार्क क्यों देते थे। तो यहाँ पे प्रॉपरली प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ। देखो आपका क्या आएगा, प्रिपेयर इन। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वर्ब दे हैव यूज्ड इन द क्वेश्चन, और वो वर्ब के हिसाब से आप काम करो। सो प्रिपेयर, आपको क्वेश्चन इज प्रिपेयर एंड नॉट सिंपली कैलकुलेट। कैलकुलेट रहता तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट भी लिख के देते ना तो आपको मार्क्स मिलता था। प्रिपेयर बोला है तो प्रॉपरली उसको करो। ओके, एंड सी सम कॉमन मिस्टेक्स। अभी ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर उन्होंने बोला है, सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर है तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या रेट पे दे रही वो भी डिफर कर रहा है। तो इंटरनल परचेस को अलग रखो, एक्सटर्नल परचेस को अलग रखो, इंटरनल सेल को अलग रखो, एक्सटर्नल सेल को अलग रखो, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बोला, बहुत से बच्चों ने क्या कर दिया है, साथ में लिख के दिया है। सो दैट्स नॉट करेक्ट प्रेजेंटेशन। इंटरनल को अलग रखो, एक्सटर्नल को अलग रखो, सही से प्रेजेंट करो। जो चैप्टर है, जो आपने पढ़ा है, हर चैप्टर के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप आंसर दो। सो योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड योर इंटरप्रिटेशन इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट हियर। ओके, रट्टा मारा हुआ कुछ काम नहीं आने वाला है। उसके बाद कैलकुलेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन। अगर आपकी ट्रांसफर प्राइस 4 की तो अब डायरेक्ट प्रॉफिट दिखाओ, और प्रॉफिट सिर्फ दिखा के छोड़ो मत। उन्होंने क्या बोला है, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, तो राइट इट देन इंक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन प्रॉफिट, देन यू विल गेट मार्क्स। दैट्स द सेम पॉइंट अगेन मेंशन्ड हियर। बच्चों ने क्या किया हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया है, नहीं। उन्होंने बोला इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, सो इंक्रीज इन प्रॉफिट इज दिस मच, डिक्रीज इन प्रॉफिट इज इन दिस मच। ओके, दैट हैज टू बी क्लियरली मेंशन्ड। That's what is said here. Then discuss the advantage and disadvantage. Again see here it is said कि advantage disadvantage आपके ट्रांसफर प्राइसिंग जो अगर 4 रखते हो, डायरेक्ट मत बताओ, उनको बताओ आपके सिनारियो के हिसाब से कि सिनारियो के हिसाब से आपका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। सो गाइस सी, मैंने क्या ट्राई किया, मैंने 2 एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको यहाँ पे बताई ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए, कुछ चीजें आप यहाँ पे सीखो और आप खुद से भी जाके कुछ चीजें आप ट्राई करो आपके क्या बोलते हैं आपके एंड पे। ओके, ताकि आपको भी ये समझ में आए और आप सही तरीके से लिख पाओ। तो मैंने आपको इसका बार बार बता रहा हूँ क्या रिस्पांस रहेगा। आप सबसे पहले पिछले पेपर सॉल्व करोगे, सैंपल आंसर चेक करोगे और फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट पढ़ोगे, आपका अमेजिंग काम होगा। आई नो यू गाइस हैव प्रिपेयर्ड वेल, टेंशन मत लो, बिंदास करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। कुछ भी प्रॉब्लम रहा, आई एम ऑलवेज देयर, प्लीज ट्राई कनेक्ट मी एज वेल।
आपके कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, बाकी सारी चीज हो जाएगी ऑटोमेटिक। एग्जाम में टेंशन लेना नहीं है, जितना आए उतना अच्छे से लिखो। एंड यस, ये आपकी फॉर्मूला शीट है, इतने ही फॉर्मूला आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, इससे ज्यादा आपको कोई फॉर्मूला दिए नहीं जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान में रखना, आपके रिग्रेशन एनालिसिस, डिमांड का, प्राइस के वाले इक्वेशन का फॉर्मूला है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज टाइम में वेस्ट करो, मैंने भी ट्राई किया, आपके मैक्सिमम आपको मैं दे दूँ इस टाइम के अंदर। सी यू आफ्टर योर पेपर। बताना आप सबका पेपर कैसा गया। बाय बाय।